वेलकम स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द कॉग्निशन क्लासेज। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 को और आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बिना देर किए। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझते हैं। यहाँ पर ये सब पढ़ाया जा चुका हुआ है, इसके लिए आप पिछले 2 वीडियोस को जा करके चेकआउट कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। तो हम लोगों ने एक सिंपल सा डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। इसके अंदर आपने देखा था पिछले 2 वीडियोस में कि डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कि राजा जो है वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। दिस रेज मेनी क्वेश्चंस, और इससे उठते हैं कई सारे सवाल। उन सवालों का जवाब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए खोजते हैं पहले वो सवाल क्या है, फिर उनके जवाब को खोजेंगे। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में पूछे गए रूलर्स कौन हैं। वो लोग कौन है जिन्हें शासक कहा गया है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। कौन से ऐसे अधिकारी लोग हैं जिन्हें चुन करके गवर्नमेंट के अंदर लेकर के जाया जाए और फिर उस सरकार को डेमोक्रेसी कहा जाए। बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी। और ऐसे कुछ ऑफिशियल्स होंगे जो नॉन इलेक्टेड होंगे, जैसे पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा किस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। ये आपको पहला सवाल के तहत आता है। इसका जवाब भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस प्रकार का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, होगा बनेगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक है, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेसी। तो बोला है किस तरह का कंडीशन फुलफिल किया जाना चाहिए एक इलेक्शन को ताकि वो डेमोक्रेटिक कहलाए। तो ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछता है कि हु आर द रूलर्स। ठीक है, वो शासक कौन है। एक सेकंड। हाँ, हु आर द पीपल, वो लोग कौन हैं हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। वो लोग कौन है जो शासक को चुनेंगे या खुद शासक के रूप में चुन करके सामने आएंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस। क्या एक समान अधिकार पर एक तरीके से सभी को, ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, या फिर एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी सिटीजन को इससे मनाही भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे। ठीक है, आगे फिर हम लोग इसमें आगे का सवाल देखते हैं। और ये आखिरी एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसमें, वो देखते हैं। बोलता है फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। किस प्रकार की सरकार आखिर एक डेमोक्रेसी कहलाएगी। ठीक है, तो कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। जो चुने गए नेता हैं क्या वो सब चीजें कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, एक डेमोक्रेसी के अंदर। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट, या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ सीमाओं में रह करके काम करना होगा। इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या ऐसा जरूरी है किसी डेमोक्रेसी में कि वो नागरिकों के अधिकार का सम्मान रखे, सम्मान करे। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। और फिर एग्जांपल के जरिए आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब नीचे यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय लीडर्स, बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो चुने गए नेताओं ने लिए उस समय, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बोल रहा है पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in अक्टूबर 99। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ जो जनरल थे आर्मी के, उन्होंने एक मिलिट्री coup बनाई, मिलिट्री का जत्था बनाया। ठीक है, अक्टूबर 1999 में ही
गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, वहां से अपना शासन किया, अपना शासन जमाया और अपने आप को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। बाद में ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, वो अपने पद को चेंज कर लिए, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव से बदल करके अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिए। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन, और एक रेफरेंडम उन्होंने तैयार किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 5 साल अपने शासन को और बढ़ाया। ठीक है, आगे देखिए यहां पे बोलता है Pakistani media, human rights organizations, and the democracy activists said that the referendum was based on impractices and fraud। ठीक है, इनका कहना था कि ये जो रेफरेंडम है, किनका कहना था, पहले तो ये जान लीजिए आप। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का कहना था कि ये जो रेफरेंडम बनाया गया है परवेज मुशर्रफ के द्वारा, वो क्या है, वो माल प्रैक्टिसेस के द्वारा बनाया गया और फ्रॉड के द्वारा बनाया गया है, मतलब गलत तरीके का इस्तेमाल करके बनाया गया है और माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड करके बनाया गया है। फिर आगे इसमें है कि इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। ठीक है, उन्होंने फिर 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया, जिसमें कि उन्होंने संविधान में बदलाव किए। ठीक है, उस ऑर्डर के तहत अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने प्रेसिडेंट को पूरा पावर दिया कि नेशनल असेंबलीज को, जैसे पार्लियामेंट वगैरह होता है, और प्रोविंशियल असेंबलीज यानी स्टेट असेंबली जो होता है, स्टेट का पार्लियामेंट, उसको खत्म करने का पूरा अधिकार दे दिया। ठीक है, जो कि काफी हद तक बहुत ही गलत था। The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council which is dominated by military officer। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो काम था सिविलियन कैबिनेट का, उसका सुपरवाइजर बना दिया उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके हेड हुआ करते थे मिलिट्री ऑफिसर्स। तो बेसिकली ले दे के क्या बात इन्होंने करी थी कि मिलिट्री को ही हर तरीके से उस देश का, पाकिस्तान का हेड बनाते चले गए थे। ठीक है, वो चाह रहे थे हर तरीके से मिलिट्री हेड वहां पे शासन करे। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, लेकिन चुने गए नेताओं के पास कुछ ही पावर था। बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन जो फाइनल पावर था वो किसके हाथों में था, मिलिट्री ऑफिसर्स और एकमात्र आदमी जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। तो ये कहने को ये लग तो रहा है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बट क्या वो इलेक्शन सही है? नहीं, वो इलेक्शन बिल्कुल गलत है। चलिए आगे इस पैरा को हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो आपको बहुत सारे कारण यहाँ पे पता चल गए होंगे कि जनरल मुशर्रफ के अंडर में रह करके कैसे इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखिए, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, एक पे फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम लोग कह सकते हैं कि चुने गए नेताओं का शासन है? नहीं, नॉट क्वाइट। People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those are elected representatives are not really the rulers। ठीक है, ये चुने गए नेता एक्चुअल में कोई नेता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, they cannot take the final decision, वो फाइनल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। जो मेन था डिसीजन लेने का पूरा पूरा अधिकार, वो मिलिट्री जनरल्स के साथ था, और किसके साथ था? जनरल मुशर्रफ के साथ। एंड नन ऑफ देम इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी लोगों के द्वारा चुना नहीं गया था। तो आप कह ही नहीं सकते कि वो कुछ डेमोक्रेसी वहां पर
थी। आगे देखते हैं। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ये बहुत सारे तानाशाही में, राजाशाही में होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से बस काम चलाने के लिए, खुद को इलेक्टेड कहलाने के लिए या खुद को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए वो एक पार्लियामेंट जरूर तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें काम करते हैं, बट लेकिन जो रियल पावर होता है वो इलेक्टेड लोगों के हाथों में नहीं रखा जाता। आगे इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया गया है ये, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे पहले आपने पढ़ा है। ठीक है, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कहीं जाना होगा। द रोल ऑफ यूएसएसआर इज इन कम्युनिस्ट पोलैंड। कम्युनिस्ट पोलैंड के अंदर यूएसएसआर का रोल क्या था? यूएसएसआर मतलब रशिया। रशिया ने पोलैंड के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था, ठीक है, वो कैसा था? उसके बाद एंड दैट ऑफ यूएस इन कंटेम्पररी इराक, और नए इराक में यूएस का क्या रोल रहा? ठीक है, here the real powers was with some external powers and not with locally elected representatives। ठीक है, यहाँ इन दो एग्जांपल्स में आपको दिखा रहा है कि रियल पावर देश के किसी हाथ में नहीं था। ठीक है, यूएस इराक के अंदर पावर जमाए बैठे था, रशिया आपको पोलैंड के अंदर हक जमाए बैठा था, तो ये बाहरी पावर के हाथ में था ये दो देश। तो इनको भी पीपल्स का रूल आप नहीं कह सकते। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। और आज की वीडियो का आखिरी ये सेशन को खत्म करते हुए इसको खत्म करेंगे यहीं पर। चलिए, दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। ये हमें आज पहला पहला फीचर देखने को मिला। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है, यानी कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार, पूरा पावर जो होना चाहिए वैसे लोगों के पास होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। इसके आगे का फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन और बाकी के टॉपिक्स आपको बाकी के वीडियोस में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन दबाइएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।